बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का सबक, यानी सबक नंबर 6 या लेसन नंबर 6। और आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। तो गोया कि अब हम आज से जुमले बनाना सीखेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जो ज़रूरी बातें थीं, जो बुनियादी बातें थीं, उन सब को हमने पढ़ लिया और अभी तक उन्हीं सब के बारे में बात चल रही थी। लेकिन अब आज से हम इंशाल्लाह जुमले बनाना सीखेंगे। तो गोया कि हमने एक लंबा सफ़र जो था उसको तय कर लिया है शॉर्टकट तरीके से, जिस कदर हो सकता था। अब आज से हम शुरू करेंगे जुमले बनाना, और जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। लेकिन सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ज़माइर की हालत, यानी जो ज़माइर होते हैं वो हालात के एतबार से बदलते रहते हैं। अगर हम बात करें आई की, तो ये सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाए तो इसको हम मी इस्तेमाल करेंगे, और पॉजेसिव केस में चला जाए तो इसको हम माई इस्तेमाल करेंगे। आई का मतलब होगा मैं, मी का मतलब होगा मुझे, मुझको, माई का मतलब होगा मेरा, मेरी, मेरे। वी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है हम सब, हम लोग या हम। अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसको हम कहेंगे अस, जिसका मतलब होता है हमें, हम सबको, हम लोगों को। अगर पॉजिटिव केस में आ जाए तो इसको हम आवर कहेंगे, जिसका मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे, या हम सब का, हम लोगों का, या हम लोगों की। यू एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और एज एन ऑब्जेक्ट हम इसको यू ही इस्तेमाल करेंगे, चूँकि अहले लुगत ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये योर के माने में आए तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव केस में हमने इसको इस्तेमाल किया है। ही की बात करें तो ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और हिम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। यानी जब भी ही को आप जुमले में एज मफूल बनाएंगे, एज मफूल या एज ऑब्जेक्ट, तो उस वक्त हम वहाँ पे हिम कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको एज पॉजेसिव केस इस्तेमाल कर लेंगे तो ये हिज इस्तेमाल होगा। अगर हम शी की बात करें तो ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और हर ये एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और हर ये पॉजेसिव केस में भी इस्तेमाल होता है। तो गोया कि हर हर ऑब्जेक्टिव में भी इस्तेमाल होगा और पॉजेसिव में भी हर ही रहेगा। दे की बात करें तो दे ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बना दें तो ये देम हो जाएगा। और अगर हम इसको पॉजेसिव केस में ले आएँ तो इसको हम कहेंगे देयर। ये कल का खुलासा है जो कुछ हमने कल के सबक में सीखा। अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और एक्सरसाइज में सबसे पहला जो हमारा हिस्सा है वो है अल्फाज व मानी। तो हमने आगे के नंबर के बारे में सीखा, 20 से लेकर के 100 तक इसी में हम शामिल कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं 30 से। 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80। इसको आप 80 नहीं पढ़ेंगे, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 1000, 1000। अब आप इसको 2000, 3000, 4000 जैसा भी आप करना चाहें, आप नंबर जोड़ते जाएंगे, और आखिर में 1000 कहते चले जाएंगे, तो इससे आपका जो है अदद बनता चला जाएगा। अब हम सीखेंगे उर्दू से इंग्लिश। पहला फर्स्ट, दूसरा सेकंड, इसको आप सेकंड नहीं पढ़ेंगे, सेकंड। तीसरा थर्ड, चौथा फोर्थ, पांचवा फिफ्थ, छठा सिक्स्थ, सातवां सेवेंथ, आठवां एट्थ। इसको आप एट्थ नहीं पढ़ेंगे, एट्थ, एट्थ, ओके, एट्थ। नवा नाइन्थ, 10वां
10th। तो ये हमारे अल्फाज मानी हैं आज के लिए जो कि नाम से मुतालिक हैं। अब हम आगे चलते हैं और सीखते हैं वर्ब के बारे में। और यहाँ पर जो वर्ब आपको दिख रहे हैं इनकी पहली फॉर्म एक है, दूसरी और तीसरी अलग है, लेकिन दूसरी और तीसरी एक है। इसमें पहला वर्ड है या पहला कलिमा है डिग, सेकेंड और थर्ड फॉर्म है डग डग, खोदना। फीड, फेड फेड, खिलाना। फील, फेल्ट फेल्ट, महसूस करना। फाइट, फॉट फॉट, लड़ना। फाइंड, फाउंड फाउंड, पाना। यहाँ पर आप इसको हासिल करना के माने में भी ले सकते हैं। तो ये हमारे रोज़ाना के अफ़आल हुए। अब हम चलते हैं डेली मैनर्स की तरफ। ईद वगैरह की मुबारकबादी देने के लिए मैंने बताया था कि इस्लाम में जो तरीक़ा है वो हम दुआ देते हैं, लेकिन चूंकि कुछ लोग इंग्लिश में भी देना चाहते हैं तो उनके लिए है, हम कहते हैं हैप्पी ईद उल फित्र या हैप्पी ईद उल अज़हा। तो यहाँ पे आप फेस्टिवल यानी त्यौहार का नाम बदल देंगे। और एक चीज़ का आपको यहाँ ख्याल रखना है, वो चीज़ ये है कि आप इसको हैप्पी नहीं पढ़ेंगे, हैप्पी हैप्पी, हैप्पी ईद उल अज़हा, हैप्पी ईद उल फित्र। अब हम आगे चलते हैं। इम्तिहान के मुतालिक नेक तमन्नाओं के इजहार के लिए हम कहते हैं अल्लाह कामयाब करे इंशाअल्लाह, पर्चा आसान होगा, जो भी हम उर्दू में कहते हैं। इंग्लिश में भी इसके कुछ तरीक़े हैं, जिसमें से है ऑल द बेस्ट। इसको आप ऑल द बेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑल द बेस्ट। हम कह सकते हैं बेस्ट ऑफ लक। अब हम आगे चलते हैं और हम इसी तरह की मुबारक कामयाबी पर हम जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई भाई है, वो कामयाब हुआ, उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, तो इस सूरत में हम कहते हैं मुबारक हो भाई साहब, माशाल्लाह आपने ऐसा किया। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स। दूसरा हो सकता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तीसरा हो सकता है मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोंग्रा नहीं कहेंगे आप, कंग्रा, कंग्रेचुलेशंस, मिनी कंग्रेचुलेशंस। जल्दी से आप पढ़ेंगे इसको। कुछ लोग मिनी मिनी 2 बार लगा देते हैं, ठीक है, मिनी, बट अगर ना लगाए तो अच्छा है, एक ही बार इस्तेमाल करें, मिनी कंग्रेचुलेशंस। तो इस तरह से आप मुबारकबाद देंगे किसी को। अगर आपका कोई साथी है वो छुट्टी पर जा रहा है, मान लीजिए उसके यहाँ कंपनी ने छुट्टी कर दी है 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, वो कहीं पिकनिक पे जा रहा है छुट्टी गुजारने के लिए, तो इस सूरत में हम कहते हैं चलिए अल्लाह ताला आसानी करे, आप खुश रहें, जा करके मज़े करके आएँ, इंजॉय करें अपनी छुट्टी का। तो इस सूरत में हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इंग्लिश में कहेंगे हैव अ गुड हॉलीडे। हम कह सकते हैं इंजॉय योर हॉलीडे। और यहाँ पर मैंने बताया था कि आप इसको हॉलीडे नहीं पढ़ेंगे। आगे हमने सीखा था कोई पार्टी पर जा रहा हो, किसी के यहाँ पार्टी हो, आपको बता रहा कि आज मैं पार्टी पे जा रहा हूँ, अपने भाई के वलीमे में, अपने दोस्त के वलीमे में, किसी भी तरह की पार्टी हो, तो आपसे ख़बर दे रहा है और आपकी दावत नहीं है, वरना आप कहते हैं ठीक है मैं भी चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस सूरत में आप क्या कहते हैं? चलिए ठीक है, जाओ मज़े करो। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं हैव अ गुड पार्टी, ठीक है, वही माना है मज़े करो, या इन्जॉय योर पार्टी, आप पार्टी के मज़े लेके आओ, ठीक है। तो इस तरह से हम इंग्लिश में बोलेंगे और इन सारी चीज़ों को याद करना आप सबके लिए ज़रूरी है। और अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये ऐसे जुमले आपको बताए जा रहे हैं जिनकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इसको, इन जुमलों को याद करने की भी कोशिश करें और इनको मैसेज में भी टाइप करें अगर आप किसी से चैट वगैरह करते हैं, तो इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब हम रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ चल रहे हैं और हम रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह। और आपको मैच करना होगा कि आप किस तरह पढ़ रहे हैं और सही नुत्क या सही लहजा या सही तलफ़ुज़ क्या है इस कहानी का या इन पैराग्राफ्स का। ओके, हम सुनते हैं पहले आपसे, फिर देखते हैं कि किस तरह से आप पढ़ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे। अब्दुल रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Reading practice. A story tells that two friends were talking through the desert.
During some point of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand, "Today my best friend slapped me in the face." Jazakumullah khairan. Next is Abdul Rashid. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. The kept on walking until they found a oasis where they decided to take bath. Two on who had been slapped got stuck in the mire and started drowning. But the friend saved him. After the friend recovered from the near drowning, he wrote on a stone, "Today my best friend saved my life." Okay, Jazakumullah khairan wa ahsan al-jaza. Ahmad Abdul Raqib. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. The friend who had slapped and saved his best friend asked him, "After I hurt you, you wrote in the sand, and now you write on a stone. Why?" The other friend replied, "When someone hurt us, we should write it down in sand, where winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone, where no wind can ever erase it." ओके जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन अल जज़ा। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ा और इसमें क्या गलतियाँ थी आप लोग मैच करें। ठीक, मैं पढ़ रहा हूँ। A story tells that two friends were walking through। लोग बहुत गलती करते हैं इसमें, इसको थ्रो पढ़ते हैं, ये थ्रो नहीं है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, इसको पढ़ेंगे थ्रू। ओके, तो ये लोग गलती करते हैं और इसमें मैं भी गलत था, लेकिन हमारे एक टीचर ने जामिया के बताया था, ट्रांसलेशन वाले ने, कि इसको लोग गलती करते हैं, थ्रू नहीं पढ़ते, थ्रो पढ़ते हैं, तो ये गलत है, थ्रू होगा। और इसको लोग डिजर्ट पढ़ते हैं, डी की आवाज़ निकल के डिजर्ट, बट इसको आप डेजर्ट ठीक है, हिमालय के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा। A story tells that two friends were walking through the desert. During, इसको कुछ लोग डूरिंग पढ़ते हैं, डूरिंग नहीं होगा, ड्यू थोड़ा सा उस आवाज में। During some point of the journey, they had an argument, okay, argument नहीं होगा, ये होगा an argument. So during some point of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything. यहाँ पे कुछ लोग उसको without पढ़ते हैं, without, जो कि गलत है। क्या पढ़ेंगे? but without saying anything। इसको लोग any बहुत ज़्यादा खींचते हैं, जो कि गलत है। आप यहाँ पे खींचेंगे नहीं, ओके, आप सिंपली पढ़ देंगे anything। but without saying anything, wrote in the sand। इसको लोग sand पढ़ देते हैं, sand, ओके, थोड़ा सा हिमालय के साथ जल्दी से पढ़ेंगे। wrote in the sand। Today my best friend slapped me in the face। तो ये सही प्रोनाउंसिएशन है इस पैराग्राफ का, जिसको मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। A story tells that two friends were walking through the desert. During some point of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand, "Today my best friend slapped me in the face."
ये सही नुत्क़ है, सही लहजा है, सही प्रोनाउंसिएशन है, सही तलफ़ुज़ है इस पैराग्राफ का। अब आगे चलते हैं। दे केप्ट ऑन वॉकिंग, इसको लोग वॉकिंग पढ़ देते हैं, वॉकिंग चल सकता है बट आप इसको थोड़ा सा पूर्व पढ़ेंगे, वॉकिंग। अनटिल दे फाउंड एन ओएसिस, इसको ओएसिस, यहाँ पे गर्चे आई है लेकिन यहाँ पे ई का साउंड निकालेंगे आप। तो दे केप्ट ऑन वॉकिंग अनटिल दे फाउंड एन ओएसिस वेयर दे डिसाइडेड, इसको लोग पढ़ते हैं डिसाइडेड, नहीं डिसाइडेड टू टेक अ बाथ, लोग इसमें भी गलती करते हैं, टेक पढ़ देते, टेक आप जल्दी से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप मत करेंगे, खींचेंगे तो कहेंगे टेक। ओके, तो अब इसको पढ़ेंगे। वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ, द वन हु हैड बीन स्लैप्ड गॉट स्टक, इसको लोग पढ़ते हैं गोट ये दूसरी चीज़ हो जाएगी, इसका मतलब बकरी या बकरा हो जाएगा। गॉट थोड़ा सा आप आवाज़ ऊपर ले जाएंगे, गॉट स्टक इन द मायर एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग, यहाँ पे इसको लोग ड्राइंग पढ़ते हैं, एन साइलेंट कर देते हैं जो कि गलत है। ड्रॉ अलग चीज़ है, इसका मतलब होता है खींचना, कोई चीज़ ड्रा करना, लेकिन यहाँ पे ड्राउन है, ड्राउन मीन्स डूबना, तो यहाँ पे ड्राउनिंग होगा, इसको आप ड्राउइंग नहीं पढ़ेंगे, ड्रा अलग चीज़ है, यहाँ पे ड्राउन कहेंगे ड्राउनिंग। तो got stuck in the mire and started drowning, but the friend saved him. After the friend recovered from the near drowning, he wrote on a stone, "Today my best friend saved my life." अब हम एक बार रवानगी के साथ पढ़ते हैं इसको। They kept on walking until they found an oasis where they decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but the friend saved him. After the friend recovered from the near drowning, he wrote on a stone, "Today my best friend saved my life." आगे चलते हैं। The friend who had slapped and saved his best friend asked him, यहाँ पे लोग गलती करते हैं और पढ़ते हैं आस्केड नहीं होगा बल्कि आस्क्ड him. After I hurt you, you wrote in the sand, यहाँ पे आप sand नहीं पढ़ेंगे, send भी नहीं कर देंगे कि जो भेजने के माने में हो जाए, send, and now you write on a stone. Why? यहाँ पे लोग इसको why पढ़ते हैं, बहुत से आपको मिलेंगे why, like why की आवाज़ आप निकाल रहे हो। The other friend replied, यहाँ पे कुछ लोग reply पता नहीं क्या क्या पढ़े हैं, यहाँ पे replied, when someone hurts us we should write it down in sand where winds, यहाँ पे लोग winds पढ़ते हैं, ये गलत है, wind से ये, जैसे कि विंडो होता है, विंडो माने खिड़की जहाँ से हवा पास होती है, तो उसी से है ये winds, not winds. ओके, तो आप आज से आप इसको winds पढ़ेंगे। Where winds of forgiveness, यहाँ पे forgiveness भी पढ़ते हैं लोग, इसको आप जल्दी से पढ़ेंगे, forgiveness. ओके, forgiveness कैन, इसको लोग erase पढ़ते हैं, जबकि erase हल्का सा आप ई की आवाज़ निकालेंगे, तो winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone where no wind, not wind can ever, not ever, हम लोग इसको ever पढ़ते हैं जो कि गलत है, आप इसको ever नहीं पढ़ेंगे, ever हल्की सी आप ई की आवाज़ निकालेंगे यहाँ पर, ever। और erase नहीं, erase हल्का सा आप यहाँ पे ई की आवाज़ निकालेंगे, हल्की सी यहाँ पे, erase. ओके, erase. ओके, अब मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। The friend who had slapped and saved his best friend asked him, "After I hurt you, you wrote in the sand and now you write on a stone. Why?"
The other friend replied, when someone hurts us, we should write it down in sand, where winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone, where no wind can ever erase it. तो ये सही नुत्क़ है, ये सही तलफ़ुज़ है, और हम इन कलिमात को, इन हरूफ को या इस कहानी को या इन पैराग्राफ को इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो जहाँ जहाँ भी आपसे गलती हुई है आप उनको नोट कर लें हस्बे मामूल, और वहाँ पर आप लिख लें कि इसको इस तरह मैं पढ़ रहा था जबकि सही ये है, और फिर आप उनकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपसे गलती दोबारा ना हो। अगर आप नहीं लिखेंगे और आप सिर्फ सुनने पे ही इक्तिफा करेंगे तो लिख कर ये भी यानी लिख कर रख लीजिए कि आप फिर से दोबारा गलती करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जो चीज़ें हम पहले से गलत जान रहे होते हैं उनको सही करने में टाइम लगता है। ओके, अब हम ग्रामर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज कितना आप लोगों ने सही किया है। इसमें पहला जुमला है गिव मी माई मोबाइल। यहाँ पर दो वर्ड है, पहला है मी, दूसरा है माई। तो अगर हम मी की बात करें तो मी को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मी है, गिव मी, मुझे दो। और अगर हम माई की बात करें तो इसका मतलब होगा पॉजेसिव केस, सिर्फ माई की बात कर रहे हैं। अगर आप माई मोबाइल ले लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, माई मोबाइल पूरा मिला करके, लेकिन हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? माई की। तो ये पॉजेसिव केस में इसीलिए माई ही हुआ है। अगर इसको आप ऑब्जेक्टिव केस मान रहे हैं या आपने ऑब्जेक्टिव केस लिख रखा है तो आप गलत हैं। ठीक है, माई मोबाइल ये पूरा मिला करके ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि सिर्फ माई। अगर आप माई को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यहाँ पे मी होना चाहिए, क्योंकि आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगी? मी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गिव मी, तो यहाँ पे माई एज पॉजेसिव केस इस्तेमाल करेंगे। अगला जुमला है ज़करिया इज माई क्लासमेट। तो यहाँ पर भी माई पॉजेसिव केस में होगा, जिसमें आप देख सकते हैं माई इस्तेमाल हुआ है। अगला जुमला है योर शूज आर नॉट न्यू। तो हम कहेंगे पॉजेसिव केस, योर यहाँ पर पॉजेसिव केस में आया हुआ, इसमें इजाफत की जा रही है यू की तरफ, इसीलिए योर हो गया, योर शूज, आपके जूते। अगला जुमला है दे आर नॉट इन द गार्डन। दे आर नॉट इन द गार्डन, तो यहाँ पे दे के बारे में बात की जा रही है, तो दे क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा। दे के बारे में बात की जा रही है और दे ये सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। उसके बाद ही वॉज एब्सेंट टुडे, वो आज गैर हाजिर था। यहाँ पर ही ये सब्जेक्टिव केस में होगा। क्यों? क्योंकि ही के बारे में बात की जा रही और ही ये सब्जेक्टिव केस की शक्ल है। उसके बाद अगला जुमला है हर वॉच वॉज इन माई बैग। यहाँ पे दो वर्ड हैं, हर और माई। अगर हम हर की बात करें तो ये पॉजेसिव केस है। हर वॉच, यहाँ पे आप देख रहे हैं घड़ी की निस्बत की जा रही है उसकी तरफ, तो इसलिए हम कहेंगे हर वॉच मीन्स हर पॉजेसिव केस में है। और अगर हम माई बैग की बात करें तो ये भी पॉजेसिव केस में है, मेरे बैग में। तो बैग की निस्बत माई यानी आई की तरफ कर दी गई, तो इसीलिए माई हो गया। आप नहीं कहेंगे हर वॉच इज इन आई बैग, माई। ठीक है, माई। तो हर वॉच वॉज इन माई बैग, ये आपका पॉजेसिव केस होगा दोनों वर्ड में या दोनों प्रोनाउंस में। उसके बाद हम बात करेंगे योर ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। योर ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे योर भी पॉजेसिव केस में होगा, क्योंकि यहाँ पे योर है। ये अलग बात है, योर ब्रदर मिला करके सब्जेक्ट बनेगा पूरा, लेकिन सिर्फ अगर हम योर की बात करें तो ये पॉजेसिव केस में है। ठीक है, तुम्हारा भाई, भाई किसका? तुम्हारा। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे लगता है सब्जेक्टिव केस लिखा होगा, जो कि गलत है। सब्जेक्टिव केस आएगी यू, और योर ब्रदर ये मिला करके पूरा सब्जेक्ट बनेगा, सिर्फ यू नहीं, सिर्फ योर नहीं बनेगा। तो ये ब्रदर वाज प्लेइंग क्रिकेट में योर ये पॉजेसिव केस है। उसके बाद है वेयर आर यू एट दिस टाइम, आप इस वक्त कहाँ हैं। तो यहाँ पर यू ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि तुम्हारे बारे में, तुम कहाँ थे, इस बारे में बात हो रही है, यू के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए हम कहेंगे ये सब्जेक्टिव केस में है। उसके बाद है शी वेंट टू मीट हर आंट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला शी है
दूसरा हर है। अगर हम शी की बात करें तो ये सब्जेक्टिव केस होगा, शी वेंट, इसीलिए यहाँ पे शी आया हुआ है। लेकिन अगर हर का बात करें आप तो ये पॉजेसिव केस होगा। लेकिन अगर हम हर आंट की बात करें, अपनी आंटी से मिलने गई, तो यहाँ पर हर आंट पूरा मिला करके ऑब्जेक्टिव केस होगा। लेकिन अगर हर की बात करें तो यहाँ पे ये पॉजेसिव केस है। तो इसीलिए अगर किसी ने ऑब्जेक्टिव लिख रखा है तो वो गलत है। यहाँ पे हर आंट होगा, उसकी आंटी, किसकी आंटी, उसकी आंटी, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हर लिखा हुआ है। अगले जुमले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर है वी आर स्टूडेंट्स बट दे आर डॉक्टर्स एंड फेमस इन अवर एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 प्रोनाउंस हैं, जिसमें से पहला है वी आर स्टूडेंट्स। तो हम वी की बात करें तो ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस क्यों है? क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स, वी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा। अगर बट दे आर डॉक्टर्स, दे को हम देखेंगे तो ये भी सब्जेक्टिव है, दे भी सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि दे के बारे में भी बात हो रही कि वो लोग डॉक्टर हैं। अगर हम आवर की बात करें, इन आवर एरिया, तो ये पॉजेसिव केस होगा। क्यों? क्योंकि आवर एरिया, यहाँ पे एरिया की निस्बत की जा रही वी की तरफ, तो इसलिए हम कहेंगे ये पॉजेसिव केस में है। अगर हम बात करें अगले जुमले की, जिसमें है दे इनवाइटेड अस बट वी कुड नॉट गो टू मीट देम। यहाँ पर आपको दिखेंगे 4 प्रोनाउंस, जिसमें से पहला है दे। तो दे का मतलब होगा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि काम करने वाले कौन है, किसके बारे में बात की जा रही? दे, उन लोगों ने बुलाया। उसके बाद अस की अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, हमें बुलाया। किसको बुलाया? हमें बुलाया। तो मफूल किसे कहते हैं? जिस पर काम वाक़ हो। तो इसलिए हम कहेंगे ये ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन अगर हम वी की बात करें, बट वी कुड नॉट गो, तो वी ये सब्जेक्टिव केस बनेगा, क्योंकि वी शक्ल ही सब्जेक्ट वाली है। और कौन नहीं जा सका? हम लोग नहीं जा सके। तो वी को यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस में लाएंगे। अगर हम देम की बात करें तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि उन लोगों से हम मिल नहीं पाए। तो किस पर मिलने का काम हो रहा था? उन लोगों पर, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर देम। तो ये आपका होमवर्क है और यही सही जवाब है इन जुमलों का। अगर आपने कुछ और लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आप सही से समझ नहीं पाए या समझने में कहीं आपसे गलती हुई। अब हम बात करेंगे अपने नए सबक के बारे में, जो कि इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिसका मतलब होता है फेले अमर और फेले नहीं, दोनों का माना इसमें होता है। लेकिन हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। ओके गाइस, हमने ब्रेक ले लिया और अब हम अपना अगला सबक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि फेले अमर वो नहीं है। और आज का सबक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम आज से जुमले बनाना शुरू करने जा रहे हैं। गोया कि हम रीडिंग को भी अब समझने लगेंगे, हमें लिखना अगर कुछ है तो उसको भी हम समझने लगेंगे, और अगर हम स्पीकिंग करना चाहते हैं तो वो भी हम समझेंगे। गोया कि अब सारी चीज़ें हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो बुनियादी चीज़ें थी, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आने वाले दुरूस में। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि पहले इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ा दिया जाए, ताकि आप बार बार सवाल ना करें उस चीज़ को लेकर के। नीज़ ये कि जब आपसे बताया जाए तो आपको समझ में आए। तो अगर हम बात करें फेले अम्र और फेले नहीं की, तो ये अलग चीज़ है, फेले अम्र फेले नहीं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव मुस्बत, और इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव मनफी। सवाल यह पैदा होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अगर आपने जुमलों की अक़साम के सबक को समझ लिया है, जिसमें मैंने बताया था कि जुमले 4 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला क्या था? इंपरेटिव था, ठीक है, डिक्लेरेटिव भी था, उसमें से इंट्रोगेटिव भी था, और एक्सक्लेमेटरी भी था। ये 4 सेंटेंस मैंने बताए थे कि मानी के एतबार से इनकी 4 किस्में होती हैं, और इन 4 किस्मों में से हम आज पढ़ने जा रहे हैं किसको? इंपरेटिव को। अगर हम इंपरेटिव की बात करें तो ये एक ऐसा जुमला है जिनका इस्तेमाल हमें रोज़ाना करना होता है। अगर हम ध्यान दें अपनी बातों पर तो तकरीबन 100-200 बार तो हम बोल ही लेते हैं, अगर हम घर में हैं या अपने स्टूडेंट के साथ हैं, ये करो वो मत करो, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होगा वो जुमला जिसमें हम 4 मानी अदा करते हैं, चाहे वो अम्र हो चाहे नहीं हो। यानी आप किसी को कहें कि ये करो या किसी से कहें ये मत करो, उसमें भी वही चीज़ पाई जाती है, आप करने का या ना करने का हुक्म देते हैं। तो फेले अम्र और नहीं का इस्तेमाल हम कब करेंगे, या इनको हम कब बोलेंगे, या इनको हम कब लिखेंगे? 4 जगहों पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं।
या आप कह सकते हैं कि 4 मकासद के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहला हुक्म देने के लिए, जैसे आप कह सकते हैं कलम दो, ठीक है। हुक्म में इज्जत नहीं होती, एहतराम नहीं होता है, इसलिए मैंने लिख दिया मुझे कलम दो। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये हुक्म हो गया, आप किसी से ऑर्डर कर रहे हैं। एक बात याद रखें कि आप बड़ों से हुक्म नहीं करते। बड़ों से जब हम कोई चीज़ कहते हैं तो वो रिक्वेस्ट में आ जाती है, जो कि इसकी दूसरी शक्ल है, ठीक है। तो पहला इस्तेमाल हम हुक्म देने के लिए करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का, और इसका दूसरा इस्तेमाल इल्तिमास के लिए, गुजारिश के लिए। जैसे हम थोड़ा सा एहतराम करेंगे और कहेंगे कलम दे दें, हम नहीं कहेंगे बड़ों से कलम दो, ठीक है, कलम दे दें, एहतराम पाया जा रहा है, इसमें गुजारिश पाई जा रही है। इसका तीसरा इस्तेमाल मशवरा के लिए हम करते हैं, मशवरा देना हो किसी से, जैसे कि कलम दीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसाल फिट तो नहीं हो रही है, कलम दीजिए मतलब यहाँ पे मशवरे के लिए अगर ना इस्तेमाल करें। मशवरे में क्या चीज़ होती है कि आप मिसाल के तौर पर कोई शागिर्द आपके पास आया, बोल रहा है कि सर जो है मैं आजकल परेशान रहता हूँ और मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, मैं क्या करूँ। तो आप उसको कहेंगे आप घर चले जाइए, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझिए इसको, मशवरा देने के लिए भी हम फ़ेल अम्र या फ़ेल नहीं का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा इसका इस्तेमाल होता है हिदायत के लिए। आप किसी को कहते हैं कुछ करने के लिए कि ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कलम दें। बहुत ज़्यादा मिसाल यहाँ पे फिट तो नहीं हो रही, लेकिन चूंकि मुझे आगे आपको दिखाना है इसलिए मैंने देना ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आगे इसी से मुताल्लिक बात होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे देना इस्तेमाल किया। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि फ़िल अम्र या नहीं का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो 4 मकासद के लिए होता है। या तो हम हुक्म के लिए करते हैं, या हम इल्तिमास उसमें करते हैं, यानी गुजारिश या रिक्वेस्ट जिसे आप कह सकते हैं, दरख्वास्त, या मशवरा देने के लिए करते हैं, या हिदायत के लिए किसी को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इन 4 मकासद के लिए हम फ़िल अम्र या फ़िल नहीं का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग बात है कि आप फ़िल अम्र में करने का हुक्म देते हैं और फ़िल नहीं में ना करने का हुक्म देते हैं, लेकिन बात वही होती है। अगर हम उर्दू की बात करें तो फ़ेल अम्र बनाने का क्या तरीका है। उर्दू में आप फ़ेल अम्र कैसे कहते हैं, आप फ़ेल अम्र बनाते हैं, पहले आप मफूल लाते हैं, यानी जो भी आप कहना चाहते हैं, उसके बाद आप फ़ेल लाते हैं, और फ़ेल की जो शक्ल होती है वो मुख्तलिफ होती है, बदलती रहती है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं हुक्म के लिए मुझे कलम दो, तो यहाँ पे मुझे और कलम ये दोनों मफूल हैं, ठीक है। और देना ये क्या फ़ेल है जो कि मुख्तलिफ शक्ल में आ गया है ये फ़ेल। तो मुझे कलम दो, आप नहीं कहते हैं दो मुझे कलम। आप उर्दू में कैसे बोलते हैं, आप पहले मफूल लाते हैं, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसको कलम दिया जाए। तो उर्दू में जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं मुझे, मफूल पहले लाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप मिसाल में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे कलम दो, तो मुझे यहाँ पर मफूल है, कलम भी मफूल है, और दो यहाँ पर फ़ेल है, ये हुक्म के लिए आया हुआ है। तो इस यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि फ़ेल की मुख्तलिफ शक्लें आती हैं, तो इस सियाक के एतबार से, यानी अगर आप हुक्म दे रहे हैं तो इसकी शक्ल अलग होगी। अगर हम इल्तिमास के माने में ले तो भी हम कहेंगे मुझे कलम दे दें, ठीक है। यहाँ पे गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दे दें इस्तेमाल किया है, मुझे कलम दो इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर इसकी शक्ल बदल गई फ़ेल की। अगर हम आगे बात करें मशवरे की, तो आप कहते हैं मुझे कलम दीजिए, ठीक है, मुझे कलम दीजिए, ये करिए, यहाँ जाइए, जो भी आप लाना चाहें। तो यहाँ पे आपको जो दिखाना वो ये है कि इसकी शक्ल बदल रही लफ्ज़ देना की। अगर हम यही चीज़ हिदायत के लिए आप इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे मुझे कलम दें। यहाँ पे आप दीजिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन चूंकि मुझे ये दिखाना है कि उर्दू में जब हम कोई फ़ेल अम्र या फ़ेल नहीं कहते हैं तो इसकी शक्ल बदलती रहती है, किसकी शक्ल, फ़ेल की, लेकिन उसकी जगह नहीं बदलती है। देखिए कि अगर आप हुक्म वाले हिस्से में देखें तो वहाँ पर भी मुझे कलम, ये मफूल है, ये पहले आया हुआ है, मुझे कलम दे, ये मफूल है, ये पहले आया हुआ है, और दो ये फ़ेल बाद में आया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब उर्दू में हम कोई अम्र देते हैं तो पहले हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसके बाद फ़ेल कहते हैं, और फ़ेल की जो शक्ल होगी मुख्तलिफ होगी। तो अगर आप इन चारों हालात में देखें तो हमने सबसे पहले मफूल की ही का तज़किरा किया है, हमने कहा मुझे कलम, मुझे कलम, मुझे कलम, मुझे कलम, ठीक है। लेकिन फ़ेल की शक्ल अलग होती है। यहाँ पे दो, यहाँ पे आप देख सकते हैं दे दें, कहीं आप इस्तेमाल करते हैं दीजिए, कहीं इस्तेमाल करते हैं दें।
तो क्या पता चला कि उर्दू में अगर कोई उर्दू सीखना चाह रहा है तो मेरे ख्याल से उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसको समझना पड़ेगा दो कब इस्तेमाल करेंगे, दे दें कब इस्तेमाल करेंगे, दीजिए कब इस्तेमाल करेंगे, दें कब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश का तरीका बहुत ही आसान है, और जैसे ही आप सुनेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आसान तरीका था ये। इंग्लिश में फ़ेल अम्र बनाने का तरीका है, फ़ेल अम्र का मतलब यहाँ पर हम लेंगे पॉजिटिव, गर्चे इम्परेटिव दोनों आता है नेगेटिव में भी, लेकिन अभी हम फ़ेल अम्र यानी पॉजिटिव का माना लेंगे। तो इसका तरीका है कि इंग्लिश में हम सबसे पहले वर्ब लाएंगे और इसकी पहली फॉर्म लाएंगे। मैंने बताया था कि वर्ब की कई शक्लें होती हैं, 3 शक्लें होती हैं। तो फ़ेल अम्र जब आप बनाना चाहेंगे तो आप सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। उर्दू में क्या होता है, उर्दू में ऑब्जेक्ट आप पहले लाते हैं, मुझे कलम दो, आप नहीं कहते हैं दो मुझे कलम। हो सकता है कहीं इस्तेमाल हो जाए, लेकिन अक्सर जो है जो आम इस्तेमाल है उसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उर्दू में पहले हम ऑब्जेक्ट लाते हैं, लेकिन इंग्लिश में पहले हम वर्ब लाएंगे, और वर्ब की यहाँ पे शक्ल नहीं बदलेगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आप इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ी चीज़ है उर्दू और इंग्लिश के फ़र्क में। ठीक है, आप देख रहे थे कि उर्दू में दे, दीजिए, दे दो, बहुत सारा बदल रहा था, लेकिन इंग्लिश में चारों सियाक में, चाहे आप हुक्म दे रहे हो, चाहे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप मशवरा दे रहे हो, चाहे आप जो है हिदायत कर रहे हो, जानकारी दे रहे हो, तो सारी हालतों में वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आप ऑर्डर करेंगे तो क्या कहेंगे, गिव मी द पेन, मुझे कलम दो। ठीक है, गिव मी द पेन, मुझे कलम दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर के सियाक में इसको इस्तेमाल किया है। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, पहले गिव जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गिव, गिव, गिवन। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया हमने, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे जो गिव है ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, मुझे दो, क्या चीज़ दो, द पेन, कलम। तो ये ऑर्डर के लिए आपने इस्तेमाल किया, और आपने यहाँ पर क्या किया, गिव ही इस्तेमाल किया। अगर हम आगे की बात करें, अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो हम थोड़ा सा एहतरामन प्लीज़ लगा देते हैं, तो अलग चीज़ है वो। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं किसी से, तब भी आप क्या कहेंगे, गिव मी द पेन, मुझे कलम दीजिए, या मुझे कलम दे दें। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि गिव ही आपने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आपने गिव ही इस्तेमाल किया है, गर्चे यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए आपने इस्तेमाल किया। अगर हम इसकी तीसरी मिसाल को देखें जिसमें आप एडवाइस कर रहे हैं, किसी को मशवरा दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं गिव मी द पेन। तो यहाँ पर भी आपने गिव ही इस्तेमाल किया, आपने यहाँ पर कुछ नहीं बदला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पैटर्न फॉलो किया, पहले हमने गिव दिया जो कि फेल है, यहाँ पर भी हमने फेल इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, यानी जिस पर काम वाक़ हो रहा है। अगर हम इसके अगले हिस्से की बात करें तो ये है गिव मी द पेन। अगर आप किसी को हिदायत कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर दिखाना मकसूद क्या है, कि गिव को दिखाना है। इसलिए अगर एग्जांपल हो सकता है आपको फिट ना हो रहे हो कि मशवरा देने के लिए थोड़े ना बोलते हैं गिव मी द पेन, कोई मिसाल ही नहीं है, लेकिन जो असल चीज़ है उसको आपको लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि गिव द मी द पेन, मुझे कलम दें। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गिव ही इस्तेमाल हुआ है बरखिलाफ उर्दू के। अगर हम मुआजना करें उर्दू और इंग्लिश का, तो आपको यहाँ पे बहुत लंबा फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप देखें इंग्लिश और उर्दू का मुआजना करें, अगर हुक्म के लिए मिसाल के तौर पर हम लें, तो यहाँ पे हमने दो का इस्तेमाल किया उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में हमने गिव इस्तेमाल किया है। अगर हम इल्तिमास के लिए लें इस चीज़ को, अगर हम इस चीज़ को इल्तिमास के लिए, गुजारिश के लिए, दरख्वास्त के लिए, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एहतराम कर देते हैं, दे दें कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश का वर्ब चेंज नहीं हुआ, गिव ही है। हाँ, अलग चीज़ है कि आप प्लीज़ लगा दें, अच्छी बात है। अगर हम मशवरे की बात करें तो यहाँ पे मुझे कलम दीजिए, देखिए यहाँ पे बदल गया, लेकिन यहाँ पर गिव ही है। अगर हम हिदायत की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दें इस्तेमाल किया आपने, और यहाँ पर आपका गिव ही है। तो क्या पता चला कि अगर आप इन शक्लों को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा
कि उर्दू में जो फ़ेल अम्र हैं वो सियाक यानी हालात के एतबार से बदलते रहते हैं। हुक्म में कुछ और इस्तेमाल होते हैं, इल्तिमास में कुछ और इस्तेमाल होंगे, मशवरा दे रहे हैं तो आप कुछ और इस्तेमाल करेंगे, हिदायत दे रहे हैं तो कुछ और इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंग्लिश में जितने भी आप सियाक ले आए, जितने भी हालात लाएँ, सब में वर्ब की आप फर्स्ट ही फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आज से आप लाखों जुमले बना सकते हैं, जितने भी अफ़ाल आपको याद हैं। अगर लाखों वर्ड मीनिंग आपको याद हैं वर्ब के, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके आप फ़ेल अम्र बना सकते हैं। पैटर्न क्या है कि आप सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यही फार्मूला आप लिखने में भी लागू करेंगे, यही फार्मूला आप बोलने में भी लागू करेंगे, और यही फार्मूला पढ़ने में भी आएगा। कहीं पे भी अगर हुक्म है, इल्तिमास है, मशवरा है, हिदायत है, कुछ करने को कहा जा रहा है, तो आपको इंग्लिश की सारी किताबों में, सारे अखबारों में यही मिलेगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, वर्ब बदलती रहेगी। यहाँ पे गिव है, कहीं पे आपको हो सकता है टेक भी आ सकता है, कहीं पे ईट भी आ सकता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे हम। तो हमने क्या सीखा अब तक? हमने अब तक ये सीखा है कि अगर हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में इम्परेटिव सेंटेंस यानी फ़ेल अम्र बनाना चाहते हैं, चाहे उसका इस्तेमाल हम हुक्म के लिए करें, ऑर्डर के लिए करें, या रिक्वेस्ट के लिए करें, या उसका इस्तेमाल हम मशवरे के लिए करें कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, या उसका इस्तेमाल हम हिदायत के लिए करें कि ऐसा करें, ऐसा ना करें, तो सब में हम क्या करेंगे? पॉजिटिव में, फ़ेल अम्र में हम सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव की, जिसमें नहीं के माना अदा करते हैं, जिसमें जैसे कि मत जाओ, मत खाओ। तो नेगेटिव का अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन करें इम्परेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब होगा फ़ेल नहीं, जिसमें हम किसी चीज़ से मना करते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल उन्हीं 4 चीज़ों के लिए होता है। या तो हुक्म देंगे आप कि ऐसा मत करो, या आप मशवरा देंगे कि ऐसा मत करो, या आप जो है उससे गुजारिश करेंगे कि भाई ऐसा मत कर, या आप उसे हिदायत करेंगे कि ऐसा ना करें। इस तरह के जो भी जुमले बनेंगे, कुल घुमा फिरा करके फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं एक ही माना देते हैं, 4 ही मानों के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में फ़ेल नहीं बनाने का क्या तरीका है? सेम तरीका, वही तरीका है कि हम मफ़ूल को लाएंगे, लेकिन चूंकि आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ना करा, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप मत या ना इस्तेमाल करें। तो अगर हम फ़ेल अम्र नेगेटिव में बनाते हैं, जिसे हम फ़ेल नहीं कहते हैं, अगर उर्दू में बनाते हैं, तो सबसे पहले हम मफ़ूल लाएंगे, उसके बाद आप मत लाएंगे या लफ्ज़ ना लाएंगे जो नॉट का माना दे, उसके बाद आप फ़ेल लाएंगे जिसकी शक्लें मुख्तलिफ होती रहेंगी, जो कि फ़ेल अम्र ही की तरह है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आपको सिर्फ मत या ना का इस्तेमाल करना है। अब हम मिसालें देखते हैं। आप हुक्म में कहते हैं मुझे कलम मत दो, मुझे कलम मत दो। अगर इसका इस्तेमाल हम इल्तिमास के लिए करें, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है मुझे कलम मत दें या ना दें। अगर मशवरे के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मुझे कलम मत दीजिए। अगर आप हिदायत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मुझे कलम मत दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फार्मूला यहाँ पे आपको दिखाया गया कि सबसे पहले मफूल इस्तेमाल करते हैं, फिर मत या ना, उसके बाद फ़ेल, जिसकी शक्लें मुख्तलिफ होती रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से वही फार्मूला फॉलो किया है कि मफूल को हमने पहले लाया है, मुझे कलम, मुझे कलम, मुझे कलम, मुझे कलम। उसके बाद हमने मत का इस्तेमाल किया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं का माना दे रहा है। उसके बाद हमने फ़ेल का इस्तेमाल किया है मुख्तलिफ शक्लों के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लिखा हुआ है, यहाँ पर दे लिखा हुआ है, यहाँ पर दीजिए लिखा हुआ है, और यहाँ पर दे लिखा हुआ है। ये बिल्कुल फ़ेल अम्र ही की तरह, बस फ़र्क ये कि इसमें हमें नहीं का माना लाना, इसलिए हमने मत का इस्तेमाल किया। सेम चीज़ आपकी इंग्लिश में भी होगी। इंग्लिश में भी वही तरीका होगा, बस हमें मत का माना लाना, इसलिए हम फॉलो करेंगे डोंट। डोंट। तो हम अगर इंग्लिश में किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, ना करने के लिए कह रहे हैं, चाहे मशवरतन हो, चाहे नसीहतन हो, कुछ भी हो, तो हम वहाँ पर डोंट का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी असल शक्ल है डू नॉट, लेकिन हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं डोंट। डोंट। और उसके बाद सबसे पहले हम डोंट लाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो गोया कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ आपने वर्ब में पढ़ा था, यानी फ़ेल अम्र में पढ़ा था पॉजिटिव में,
वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी, वर्ब की पहली ही फॉर्म आएगी तमाम शक्लों में, बस आपको नॉट का माना अदा करने के लिए यहाँ पे डोंट लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे डोंट गिव मी द पेन, ऑर्डर के तौर पर आप कहेंगे रिक्वेस्ट में प्लीज डोंट गिव मी द पेन, आप कहेंगे एडवाइस में डोंट गिव मी द पेन, आप कहेंगे इंस्ट्रक्शन में हिदायत में डोंट गिव मी द पेन। तो गोया कि अगर आप इन मिसालों को देखें और इनके सियाक को देखें कि यहाँ पे ऑर्डर के लिए हमने इस्तेमाल किया है, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया है, एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया है, यहाँ इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन वर्ब की फॉर्म नहीं बदली, गिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमने इस्तेमाल किया है। और वर्ब से पहले हमने डोंट इस्तेमाल किया, डोंट 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 डोंट, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है मी द पेन, मी द पेन, मी द पेन, मी द पेन। तो क्या पता चला कि अगर हम नेगेटिव में फेल अमर बना रहे हैं, जिसे हम उर्दू में फेल नहीं कहते हैं, तो इसका तरीका यह है कि हमें फेल की फर्स्ट फॉर्म लानी है और उससे पहले डोंट का इस्तेमाल करना है, और फेल के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। खुलासा कलाम आज के सबक का क्या है? खुलासा कलाम आज के सबक का ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनको हम उर्दू में फेल अम्र कहते हैं पॉजिटिव वाले को, और फेल नहीं कहते हैं नेगेटिव वाले को। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वो जुमले जिनका इस्तेमाल हम चार मानी के लिए करते हैं, जिसमें से पहला माना है हम ऑर्डर देने के लिए करते हैं, किसी को करने के लिए कहते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है रिक्वेस्ट के लिए, दरख्वास्त करना चाहते हैं आप कि भाई ये काम कर दीजिए। इसका तीसरा इस्तेमाल हम कर सकते हैं सजेशन के लिए, मशवरा देने के लिए कि ऐसा करो ऐसा मत करो। और इसका इस्तेमाल हम इंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि ऐसा करें ऐसा ना करें। तो जब भी अगर आप किसी को ऑर्डर करना चाहते हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ की करने को, अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि ये काम करो, अगर आप किसी को हिदायत दे रहे हैं कि ऐसा करो, तो आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला होगा या तो अफर्मेटिव का या नेगेटिव का। अगर आपका अफर्मेटिव का फार्मूला है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव में कोई बात कह रहे हैं, ना करने के लिए कह रहे हैं, तो आपको नेगेटिव का फार्मूला यूज करना होगा, जिसको हम कहते हैं डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आज के सबक का खुलासा है। आज के सबक में हमने यही सब सीखा, और मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि उर्दू की अगर हम बात करें तो ये मुश्किल हो जाएगा उर्दू सीखने वाले के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ी कितनी आसान है कि सारी हालतों में, चाहे हुक्म के लिए हो, चाहे दरख्वास्त के लिए हो, चाहे मशवरतन हो, चाहे हिदायत के लिए हो, सब में हमने वर्ब की फॉर्म को एक ही रखा, हमने उसको नहीं तब्दील किया है। तो ये कितनी आसान ज़ुबान है अंग्रेज़ी, इसका अंदाज़ा आज के इस सबक से आप लगा सकते हैं। तो ये आज के सबक का खुलासा है। अब हम सुनते हैं, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो उसको सुनते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, एक सवाल है, सर पैराग्राफ का ट्रांसलेशन भी कर दिया करें। कोई आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह सारी चीज़ों का ट्रांसलेशन किया जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हमने टेंस नहीं पढ़ा, टेंस अगर आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आप पढ़े हों तो आपको आसान लगे, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो धीरे धीरे इंशाल्लाह देखिए हम आपको ले चल रहे, सबको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। अगला सवाल है गिव मी द पेन। सवाल है गिव मी द पेन, इस सेंटेंस में द का यूज क्यों हुआ है? तो देखिए, हो सकता है इसका आप सियाक जोड़ेंगे कि वो जो है मैं अपना कलम मांग रहा था, गिव मी द पेन यानी मेरा कलम था, वो किसी ने ले लिया था जिससे आप मांग रहे थे, तो उसने ले लिया था, या कोई ख़ास कलम की बात हो रही तो इसलिए हमने द इस्तेमाल किया। अगर आप मुतलक तौर पर कह सकते हैं गिव मी अ पेन, तो गोया कि किसी ख़ास कलम के बारे में बात नहीं हो रही, मुतलक बात हो रही कि हाँ मुझे एक कलम की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप गिव मी द पेन इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब या तो मेरा खुद का कलम होगा या कोई ख़ास कलम जिसके बारे में बात हो रही थी। ओके, अब हम सवाल का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म करते हैं, अब आगे चलते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हमारा होगा वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग, इसमें से पहला है नंबर्स, तो हम लेंगे 11th, इसका मतलब होगा 11वां। 12th इसका मतलब होगा 12वां। यहाँ पे कुछ लोग इसको 12 से और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, जबकि सही क्या होगा 12th। यहाँ पे डायरेक्ट था की आवाज़ निकालेंगे एल के बाद 12th, आप इसको 12th ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, 12th। उसके बाद है 13th, 13वां,
14th 14वां, 15th 15वां, 16th 16वां, 17th 17वां, 18th 18वां, 19th 19वां, 20th 20वां। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद है 21वां, 22वां, 23वां। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या पता चलेगा कि वही चीज़ हमने जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो पढ़ के रखा था वही चीज़ हम यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आज इसलिए लिख दिया है ताकि अगर आपको 31 कहना हो तो आप कैसे कहेंगे। अगर आपको 31 कहना हो तो आप क्या फॉलो करेंगे, आप यहाँ पे फॉलो करेंगे 20 को चेंज कर देंगे किस में, 13th में। 20 को किस में चेंज कर देंगे, 13th। तो आप कहेंगे 13th नहीं कहेंगे 30, आप कहेंगे 31st 31। तो 21st का मतलब 21वां, 22nd का मतलब 22वां, 23rd 23वां, 24th 24वां, 25th 25वां, 26th 26वां, 27th 27वां, 28th 28वां, 29th 29वां। तो अगर आपको 31वां कहना हो तो आप यहाँ पे 30 के बाद फर्स्ट जोड़ देंगे, 31st, तो इसका मतलब 31वां। उसके बाद अगर आप 32nd कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 32वां। तो इसी तरह से आप 20 को चेंज कर देंगे 30 में और इसको आप बदलते रहेंगे। तो गोया कि आपने इनको भी 100 तक सीख लिया और यही फार्मूला आप फॉलो करेंगे 100 तक, यानी 99 तक। अब आगे चलते हैं और हम सीखते हैं दूसरा पार्ट जो कि अफ़ाल पर मुश्तमिल है। और यहाँ के अफ़ाल में आपको जो वर्ड मिलेंगे वो पहली फॉर्म अलग होगी और दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म दोनों सेम होगी। तो हम इसको पहले पढ़ेंगे गेट, गॉट, गॉट इसका मतलब पाना। आप इसको गोट नहीं पढ़ेंगे, गोट का मतलब दूसरा हो जाएगा। गेट, गॉट, गॉट मीन्स पाना। हैंग, हंग, हंग मीन्स लटकाना। हैव, हैड, हैड मीन्स रखना। हियर, हर्ड, हर्ड, हियर, हर्ड इसको आप हियर्ड नहीं पढ़ेंगे, हर्ड, हर्ड मीन्स सुनना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड मीन्स पकड़ना। कीप, केप्ट, केप्ट मीन्स रखना। तो इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे और ये इनके मानी हैं। अब हम आगे चलते हैं डेली मिनट्स की तरफ। डेली मिनट्स में है कि कोई सफ़र पर जा रहा हो तो उसको हम कहते हैं अल्लाह ताला सफ़र आसान करे, अल्लाह ताला बआसानी आपको पहुंचाए। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी। हम कह सकते हैं हैव अ हैप्पी जर्नी, हैव अ हैप्पी जर्नी। यहाँ पे आपको हैप्पी जर्नी नहीं कहेंगे, हैव अ हैप्पी जर्नी। हम कहेंगे हैव अ गुड जर्नी। और हम कह सकते हैं मे यू रीच सेफली, मे यू रीच सेफली। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कोई नेक तमन्नाओं का इजहार करे तो हम क्या कहेंगे उसे, हम कहते हैं सेम टू यू और थैंक यू। दो चीज़ें होती हैं, सेम टू यू और थैंक यू, लेकिन इनको इस्तेमाल करने में आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो ये है कि सेम टू यू का इस्तेमाल हम कब करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई हमें मुबारकबाद पेश कर रहा है तो हम इसको सेम टू यू कब कहेंगे, उस वक्त कहेंगे जब वो चीज़ उसके साथ भी हो। मिसाल के तौर पर कोई आपको कह रहा भाई ईद मुबारक हो तो आप कहेंगे सेम टू यू, हैप्पी ईद। आपको कोई कह रहा है हैप्पी ईद ब्रदर तो आप कहेंगे सेम टू यू, क्योंकि उसके साथ भी ईद है। ठीक है। लेकिन अगर किसी ऐसे मौके से कोई आपको बधाई दे रहा है, मिसाल के तौर पर आप कामयाब हुए किसी इम्तिहान में और कह रहा है आपको कंग्रेट्स या मुबारक हो, तो आप उसको सेम टू यू नहीं कहेंगे, बल्कि वहाँ पे आप थैंक यू कहेंगे। थैंक यू क्यों कहेंगे, क्योंकि वो चीज़ उसके साथ नहीं, इम्तिहान में सिर्फ आप पास हुए हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि सेम टू यू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और थैंक यू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। सेम टू यू का इस्तेमाल कब करेंगे, जब वो चीज़ सामने वाले के साथ भी हो। लेकिन अगर सामने वाले के साथ वो चीज़ नहीं है और वो बधाई देता है तो आप कहेंगे थैंक यू। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ बच्चे की विलादत हुई, वो कह रहा माशाल्लाह मुबारक हो भाई, तो आप वहाँ सेम टू यू थोड़े ना कहेंगे, क्योंकि उसके यहाँ नहीं हुआ है, आपके यहाँ हुआ, तो आप कहेंगे थैंक यू, शुक्रिया।
लेकिन अगर उसके यहाँ भी हुआ हो, ऐसा भी होता है, दोनों के यहाँ हो जाए, तो आप कह सकते हैं आपको भी माशाल्लाह मुबारक हो, आपके यहाँ भी हुआ है। तो इस तरह से सेम टू यू आप कहेंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि सेम टू यू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और थैंक यू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आगे की बात करें तो इसमें मुतलक तौर पर जब हम किसी की खैरियत लेते हैं तो हम कहते हैं हाउ आर यू, कैसे हैं आप, या हम कह सकते हैं हाउ डू यू डू, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, लेकिन कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। अक्सर हाउ आर यू इस्तेमाल होता है। तो मुतलक तौर पर कोई सियाक नहीं है, तो उस वक्त हम कहेंगे आप कैसे हैं, हाउ आर यू। लेकिन अगर हम किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हो जिसको देख के लगता है कि वो परेशान है, दुख है उसके अंदर, तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं, भाई साहब ठीक तो है ना, क्या हुआ, कोई परेशानी है। इस तरह हम उर्दू में भी बोलते हैं। यही चीज़ हम इंग्लिश में भी फॉलो करेंगे और इंग्लिश में कहेंगे आर यू ऑल राइट, भाई सब ठीक है। हम कह सकते हैं इज एनीथिंग रॉन्ग विद यू, कुछ हो गया है क्या, बहुत उदास दिख रहे हो। हम बोलते हैं आर यू नॉट ओके, तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो इस तरह से हम इंग्लिश में पूछेंगे आर यू ऑल राइट, इज एनीथिंग रॉन्ग विद यू, आर यू नॉट ओके। तो इस तरह से हम इंग्लिश में पूछेंगे। अगर हम आगे की बात करें कि अगर हम किसी ऐसे इंसान से मिल रहे होते हैं जिसकी बीमारी की खबर हम पहले से जानते हैं, ठीक फला बीमार था पहले से, अगर उससे मिल रहे हैं तो हम बोलते हैं भाई अभी तबीयत आपकी कैसी, अभी कैसा महसूस हो रहा। उर्दू में भी हम बदल देते हैं अपने जुमलों को। यही चीज़ हम इंग्लिश में भी फॉलो करेंगे और कहेंगे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब कैसा महसूस कर रहे हैं। हम कह सकते हैं हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, आपकी तबीयत या आपकी सेहत अब कैसी है। हम कह सकते हैं आर यू बेटर नाउ, आर यू बेटर नाउ, अभी सब ठीक है, पहले से बेहतर है हालत आपकी। तो इस तरह से उर्दू में भी हम बदलते हैं, इंग्लिश में भी यही चीज़ हम फॉलो करेंगे। तो हम कहेंगे आर यू बेटर नाउ। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको बेटर 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 चल सकता है, बट बेटर जल्दी से आपने बेटर, अब बेटर भी नहीं कर देंगे आप कहेंगे आर यू बेटर नाउ, सब ठीक ठाक है, पहले से बेहतर है। अगर हम किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो ये खुद बता दे रहा है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इशारा कर रहा है कि वो बीमार है, तो हम बोलते हैं अल्लाह आपको शिफा कामिल और आजिल अता फरमाए, ला बअस तहुर इंशाअल्लाह। जो भी हमारे जुमले हैं, अल्लाह करे आप जल्दी से ठीक हो जाए, अल्लाह करे आप सेहतयाब हो जाए जल्दी से। इंग्लिश में भी कुछ जुमले हैं, उनमें से है हम कह सकते हैं आई प्रे फॉर योर रिकवरी, आई प्रे फॉर योर रिकवरी। हम कह सकते हैं आई प्रे फॉर योर क्विक रिकवरी, शिफाए कामिल व आजिल, क्विक रिकवरी शिफाए आजिल के लिए हम दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर। हम कह सकते हैं आई होप यू विल गेट बेटर सून, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आई होप यू विल गेट बेटर सून। और हम कह सकते हैं मे यू गेट वेल सून, अल्लाह करे कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, गेट वेल मीन्स ठीक हो जाना, मे यू गेट वेल सून। तो इस तरह से हम दुआएं देते हैं इंग्लिश में, जिस तरह से हम उर्दू में कहते हैं अल्लाह करे आप जल्दी ठीक हो जाएं, मैं दुआ गो हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। जो भी जुमले हम उर्दू में लाना चाहते हैं, इसके जुमले इंग्लिश में भी हैं जिनको हमें याद करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं रीडिंग प्रैक्टिस की। तो रीडिंग प्रैक्टिस में आज हमने आपको थोड़ा दिया ताकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए ना हो, क्योंकि आगे आपको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है एक्सरसाइज में ग्रामर वाले। तो यहाँ पर आपको ये जो दो पैराग्राफ हैं ये हैं, इनको आपको रीडिंग करके लानी है। और जैसा कि मैंने बताया, रीडिंग में जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 3 4 5 बार पढ़ लें ताकि आपकी ज़ुबान में रवानगी आए। तो आपको इनको पहले से पढ़ के आना होगा ताकि आप हमारे साथ मैच करें, तो आपको समझ में आए कि हाँ मैं गलत पढ़ रहा था या पढ़ रही थी और सही क्या होगा। अब आगे जा रहे हैं हम और हम लेंगे ग्रामर एक्सरसाइज, और इसमें आपको मिलेंगे 20 जुमले जो कि आपको करके लाना है। 10 जुमले उर्दू में हैं और 10 जुमले इंग्लिश में हैं, और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको अगर दिक्कत हो सकती है तो हो सकती है अल्फाज व मानी में, जिनको मैं बताना चाहूँगा ताकि आप ये ना कहें कि हमें अल्फाज मानी नहीं पता थे। तो आपके पास अगर कॉपी आपने ले रखी है तो आज आपको फ़ायदा नज़र आएगा कि आप अल्फाज मानी जल्दी से लिख लेंगे। जिसमें से है पहला जुमला 100 नंबर डायल करें। तो डायल करने का मतलब होता है डायल, डायल ही आप इस्तेमाल करेंगे, डायल। ओके, मेरा नंबर लिख लीजिए, लिख लीजिए ये एहतरामन है, तो हम कह सकते हैं लिखना राइट। कमरे का पंखा, पंखा का मतलब फ़ैन, बंद करना मतलब स्विच ऑफ, खिड़की मतलब विंडो, खोल देना मतलब ओपन, शाम में मीन्स इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, फ़ोन करना मीन्स फ़ोन या कॉल दोनों इस्तेमाल होगा।
मैसेज करना मीन्स मैसेज करना मीन्स सेंड मैसेज या मैसेज दोनों इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मत आया हुआ, आप अंदाज़ा लगा लेंगे कैसे यहाँ सवाल करना है। यहाँ मीन्स हियर, से मीन्स फ्रॉम, जाना मतलब गो, अब मीन्स नाउ, खाना मीन्स फूड, खाले मीन्स ईट, दीवार मीन्स वॉल, WALL, पर मीन्स ऑन, लिखे मीन्स लिखना, राइट, WRITE, अपना कैमरा, कैमरा इसे कैमरा, चालू रखें, चालू रखना मीन्स ऑन, ओके, कीप योर कैमरा ऑन हम इसको इस्तेमाल करेंगे, अपना कैमरा चालू रखें। तो ये आपके उर्दू वाले जुमले, इनको आपको इंग्लिश में करके लाना है और मैंने आपको अल्फाज मानी बता दिए। अब आगे आते हैं इंग्लिश की तरफ, जिसको आपको उर्दू में करके लाना है। गो मीन्स जाना, स्ट्रेट मीन्स सीधे, फ्रॉम मीन्स से, हियर मीन्स यहाँ, एंड मीन्स और, देन मीन्स फिर, टर्न मीन्स मुड़ना, लेफ्ट मीन्स बाएं, ओपन मीन्स खोलना, योर बुक जानते हैं, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, रीडिंग मीन्स पढ़ना, प्लीज बराए करम, शो मीन्स दिखाना, बैग मीन्स बैग, प्ले गेम मीन्स खेल खेलना, मॉस्क मीन्स मस्जिद, डोर मीन्स दरवाज़ा, पुल मीन्स खींचना, गेट मीन्स गेट, पुश मीन्स धकेलना या दबाना, मेक अ नॉइज मीन्स शोर मचाना, मेक अ नॉइज मीन्स शोर मचाना, टीच मीन्स पढ़ाना, न्यू मीन्स नया, लेसन मीन्स सबक, सो न्यू लेसन मीन्स नया सबक, स्पिट मीन्स थूकना, ऑन द वॉल मीन्स दीवार पर, और वॉल मीन्स दीवार, वेट मीन्स इंतज़ार करना, ट्राई मीन्स कोशिश करना, लेटर मीन्स बाद में, ट्राई लेटर मीन्स बाद में कोशिश करना। एक चीज़ का को ख्याल रखना है कि यहाँ पर गो का मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, सीधे जा, मान लीजिए गो स्ट्रेट, सीधे जा, सीधे जाएं, सीधे जाओ, जो भी आपको अच्छा लगे सियाक के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करेंगे, सब सही होगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे। अगर मशवरा दे रहे हैं तो हम कहेंगे सीधे जाइए या सीधे जाएं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कहेंगे सीधे जाएं, तो कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग, अगर ओपन का इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे खोल या खोलो या खोल ले, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है।